नमस्कार सभी को। आज हम जो हमारा कक्षा 11 का जो पाठ है हमारा समय की शुरुआत से प्रथम पाठ, उसके कुछ बिंदु हैं उनको हम समझेंगे जो कि आपके प्रश्नोत्तर के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि पहले तो हम मानव इतिहास के बारे में कि मानव का जो उद्भव है वो आज से 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रादुर्भाव यानी उद्भव, ठीक है, उदय। अब इसमें एक प्रश्न भी आता है कि जीवाश्म क्या है या फोसिल्स क्या है। तो जीवाश्म क्या होता है? पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं, फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। यानी जीवाश्म किसी जानवर, पौधे या मानव के अवशेष हो सकते हैं और वो लाखों सालों तक वो पड़े रहते हैं धरती के अंदर दबे हुए, और अंत में वो पत्थर में बदल जाते हैं और फिर किसी चट्टान में समा जाते हैं। उसे जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आपका एक और बिंदु आया है, प्रजाति। प्रजाति क्या है? देखिए, जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंदर नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। वो होती है प्रजाति, ठीक है। अब प्रजाति के बाद हमारा इसके अंदर का जो अध्ययन है, बिंदु है कि एक पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो है लेखक है चार्ल्स डार्विन माने जाते हैं। फिर प्राइमेट क्या है? देखिए, प्राइमेट जो है स्तनपायी प्राणियों का एक सबसे अधिक बड़ा समूह होता है जिसमें वानर, लंगूर और मानव है इसमें शामिल होते हैं, तो उससे प्राइमेट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। फिर इसी के अंदर हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, यानी प्रथम मानव जो कह सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या अर्थ होता है? 1 नंबर का प्रश्न बनता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो शब्द है वो लैटिन भाषा यानी लातीनी भाषा, जो कि दक्षिण अमेरिका की भाषा है या प्राचीन यूरोप की उधर की भाषा है जो साहित्यिक भाषा के नाम से जानी जाती थी। तो ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस अर्थात वानर से मिलकर बना है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी दक्षिणी वानर। तो वैसे ये जो लैटिन भाषा है वो दक्षिण अमेरिका की भाषा मानी जाती है, तो उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। अब जीनस, इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग कहते हैं। हम कहते हैं हमारे जीन्स में है या जीनस में है, यानी जो माता और पिता से संबंधित गुण जो हमारे अंदर आते हैं उसे जीनस के नाम से जाना जाता है या वंश परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। अब होमिनाइड क्या है? देखिए, होमिनाइड ये बंदरों से कई तरह से भिन्न होते थे। ये मानव है, इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था लेकिन इनकी पूंछ नहीं होती थी। ये आदि मानव जो है, ये उद्भव काल के दौरान जो मानव था वो कैसा था, तो उसकी अवस्था के बारे में बताया कि ये बंदरों जैसे ही होते थे लेकिन बंदरों से भिन्न होते थे। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, इनकी पूंछ नहीं होती थी, तो इनको होमिनाइड के नाम से जाना जाता है। अब है इसकी विशेषताएं क्या है? अगर हम होमिनाइड की विशेषताएं समझेंगे तो कि होमिनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं, इसकी पहली विशेषता। दूसरा, इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। अब होमो शब्द क्या है? देखिए, ये भी आपका सिंगल 1 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का भी आता है। होमो ये लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आदमी, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। फिर आया है आपका अपमार्जन। अपमार्जन क्या है? अपमार्जन का अर्थ होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई या भक्षण करना। यानी कि धरती के अंदर या धरती के ऊपर ऐसे कई जीव जानवर हैं वो मर जाते हैं या स्वतः ही जिनकी मृत्यु हो जाती है या किसी को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कई प्रकार के कीड़े मकोड़े उसमें लग जाते हैं, छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, और अंत में उस चीज को या उस प्राणी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, उसका भक्षण कर देते हैं। तो वो क्रिया है वो अपमार्जन की क्रिया कहलाती है। फिर है होमिनिड। होमिनाइड पढ़ा। अब होमिनिड क्या है? देखिए, होमिनिड होमिनाइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों में के मानव प्राणी शामिल होते हैं।
होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं, जैसे इसका मस्तिष्क का आकार बड़ा, ये पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। पैरों के बल पर इनमें सीधे खड़े होने की क्षमता थी। 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार भी बना सकता था और उनका इस्तेमाल भी कर सकता था। ये है होमिनिड की विशेषता। होमिनिड मानव की जो कह सकते हैं सामान्य विशेषताएं। अब इसमें हम पूरी तरह से समझें तो इनकी मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, इनके पास पैरों के बल खड़ा होने की क्षमता होती थी, ये 2 पैरों पे चल सकते थे, 2 पैरों के बल चलते थे, इनके हाथ में विशेष क्षमता होती थी जिससे वे हथियार या औजार बना सकते थे और उसे साथ में उसे चला भी सकते थे। अब होमिनिड और होमिनाइड का अगर हम अंतर समझें तो इनका होमिनाइडों की तुलना में मस्तिष्क छोटा होता था और ये सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे, तो इस्तेमाल कर सकते थे और इनकी उत्पत्ति लगभग आज से 56 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। फिर आता है होमिनाइड। इनका मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में बड़ा होता था। होमोनाइड ये चौपाए होते थे, यानी चारों पैरों के बल पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पांव लचकदार होते थे। इनके हाथों की बनावट भिन्न होती थी और ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे। इनकी उत्पत्ति होमिनिडों की उत्पत्ति से पहले का माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लातिनी भाषा का शब्द है, दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस से मिलकर बना है। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में इसकी ऐप अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार है। ऐप अवस्था अर्थात ये वानर जैसा ही दिखता था, वानर की तरह इसके लक्षण बरकरार थे, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा था जिसके कारण ये आपका 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनता है। उससे आगे हमने जो पढ़ा है वो सिंगल 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्या विशेषताएं थी, देखिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता था, इनके जबड़े बड़े भारी होते थे, इनके दांत भी बड़े होते थे, हाथों की दक्षता इनकी सीमित थी, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता इनके अंदर नहीं थी। ये अपना समय अधिकतर पेड़ों पर ही गुजारते थे, यानी वानर जैसे ही थे। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या वजह रही कि ये लुप्त हो गए या विलुप्त हो गए या गायब हो गए, इसके पीछे हम कारण समझते हैं कि लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व ध्रुवीय हिमाच्छादन से यानी हिमयुग का प्रारंभ हो गया। जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए, यानी चारों तरफ बर्फ हो गई जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो गया और साथ में वनस्पति भी आसानी से उपलब्ध होना मुश्किल हो गया। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण फिर जंगल कम हो गए, घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। कारण था कि उनको भोजन सामग्री, वनस्पति इत्यादि नहीं मिली और उनके स्थान पर अनेक दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में भी आराम से रह सकती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है जो अंत हो गया या वो विलुप्त हो गया। फिर अगर हम नोट्स में देखें तो हम समझते हैं कि आज से 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव के समान प्राणियों का उद्भव हुआ। तदुपरांत कालांतर में अनेक प्रकार के मानव उत्पन्न हुए और विलुप्त हो गए। अनुमानतः आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। आधुनिक मानव यानी हमारे जो वंशज माने जाते हैं पूरी तरह से, वो आज से 1,60,000 वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई थी उनकी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी है, आपका ये प्रश्न बनता है ऑन दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित ये किताब, इसमें दलील दी गई कि मानव का विकास जानवरों से हुआ है। जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में मानव आया है। मानव जीवाश्म, पत्थर, औजार और गुफाओं की चित्रकारी मानव विकास के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, यानी हमें ये बताते हैं जो औजार है, गुफाओं के ऊपर जो चित्रकारी या आर्ट जो मिलती है उसके माध्यम से हमें ये बताते हैं कि आदि मानव कैसा था। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं और इनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां भी होती हैं, यानी ये अपने बच्चों को दूध है वो पिला सकते हैं। एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट पाए गए हैं। 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट श्रेणी में होमिनॉइड का उद्भव हुआ।
वानर अर्थात एप ऐसे प्राइमेट श्रेणी के अंदर सम्मिलित माने जाते हैं। आज से 25 लाख पूर्व धरती या पृथ्वी का एक बड़ा भाग बर्फ से ढका था। परिणामतः जलवायु और वनस्पति की पारिस्थितिक में व्यापक अंतर आ गया और जंगल कम हो गए, घास के मैदान विस्तृत भूमंडल में फैल गए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो धीरे धीरे लुप्त हो गए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ, और बाद में जब वातावरण अलग अलग हुआ तो उस समय तक ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो लुप्त हो चुके थे और नई दूसरी प्रजातियों का विकास हुआ। होमो को इस प्रजाति का सबसे पुराना प्रतिनिधि माना जाता है। होमो का अर्थ होता है नर और मादा या स्त्री और पुरुष दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। आद्य मानव। होमो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है कि इसको 3 भागों में होमो को बांटा है। होमो हैबिलिस यानी औजार बनाने वाला मनुष्य, होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर चलने वाला, पैरों के बल पर चलने वाला मनुष्य, होमो सेपियंस यानी चिंतनशील या प्राज्ञ मानव। होमो हैबिलिस के जीवाश्म जो है इथोपिया में, ओमो और तंजोनिया में और ओल्डवी गोर्ज नामक स्थान में पाए गए हैं जो कि अफ्रीका के अंदर है। ये प्रजातियां अनुमानतः आज से 10 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित थी, आज वर्तमान में लुप्त हो गई है। होमो निएंडरथलेसिस जीवाश्म लगभग आज से 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व यूरोप में, पश्चिमी एवं मध्य एशिया में पाए गए हैं, जबकि यूरोप में इसके जीवाश्म लगभग 35,000 वर्ष पूर्व अचानक से गायब हो गए थे। जीवाश्मों का नामकरण भी दिलचस्प है। इसका नामकरण उन स्थलों के आधार पर किया गया है जहाँ पे ये जीवाश्म जो है मिले हैं, उस आधार पे। जैसा कि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को होमो निएंडरथैलेसिस कहा गया। निसंदेह मानव कई तरीकों से अपना भोजन इकट्ठा किया करता था, जैसे संग्रहण करके शिकार करे। संग्रहण यानी इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, शिकार यानी हंटिंग, अपमार्जन यानी स्केवेंगिंग, और मछली पकड़ना यानी फिशिंग। तो इस प्रकार से मानव है अपना भोजन है वो जुटाता था, इकट्ठा करता था। अल्टामिरा की एक गुफा है जो कि स्पेन के अंदर, इसकी छत के ऊपर चित्रकारियां मिली है। तो वैज्ञानिक इतिहासकार इसे मानते हैं या पुरातत्वविद ये मानते हैं कि आदि मानव से संबंधित जानकारी देने में ये गुफा महत्वपूर्ण स्रोत है। पुरातत्वविद कौन होते हैं? देखिए, ये वह वैज्ञानिक होते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है। होमिनिड और होमिनाइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें सभी प्राणी रूपों के मानव है इसमें शामिल होते हैं। इनकी विशेषता में इनका मस्तिष्क बड़ा होता है, ये सीधे खड़े होकर चलते हैं और 2 पैरों पर चलना जानते हैं। आधुनिक मानव के उद्भव के अगर सिद्धांत हम देखें तो इसमें 2 सिद्धांत हमारे बुक के अंदर मिलते हैं। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, जिसमें अनेक क्षेत्रों से अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति है, इसके अंदर ऐसा माना गया है। दूसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसमें मानव का उद्भव अफ्रीका के अंदर से हुआ या अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, जहाँ से बाद में वो विभिन्न स्थानों पर फैले हैं। तो ये प्रतिस्थापन मॉडल भी आपको ध्यान रखना है। और 2 मॉडल है इसके, क्षेत्रीय निरंतरता और प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रेल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसका जो है एप यानी वानर व्यवस्था के लक्षण उसके अंदर विद्यमान थे, जिसके कारण इसको वानर के समान माना गया, बल्कि इसकी पूंछ नहीं हुआ करती थी। आदि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से हमें उनकी जीवन शैली का ज्ञान होता है। जैसे केनिया में किलोम्बे और ओलोजेरसाइली जैसे स्थानों की खुदाई से हजारों की संख्या में शल्य उपकरण तथा हस्त कुठार मिले हैं। शल्य उपकरण यानी शल्क उपकरण, सॉरी ये शल्य गलत है, हस्त कुठार मिले हैं जो कि 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने औजार है। शल्क उपकरण जिसे जो है किसी भी औजार को घिसने का या शार्प बनाने के काम में लिया जाता था। तो शल्क उपकरण और हस्त कुठार यानी जो है कुठार का ही एक रूप है, जिसे हाथों से चलाने वाला पत्थर। इसी क्रम में चूल्हे का मिलना इस बात का सबूत है कि इस काल में आग पर नियंत्रण कायम हो चुका था, यानी उन्हें आग जलानी आती थी और अब वो आग का उपयोग है वो करना जानते थे। इसके अतिरिक्त संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अनुमानतः स्त्री और पुरुष दोनों ही पत्थर के औजार बनाने में कुशल थे। सिले हुए कपड़ों का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग आज से 21,000 वर्ष पुराना है। इसके साथ ही हड्डी, सींग, हाथी के दांत या लकड़ी पर भी नक्काशी की प्रथा शुरू हो चुकी थी। यानी आज से 21,000 वर्ष पूर्व हाथी, सींग, हड्डी,
हाथीदांत और लकड़ी पर है। जो प्राचीन मानव है वो नक्काशी यानी बारीकी से उसने उकेरना शुरू कर दिया था, या जो है अपनी कला है उसके ऊपर दिखाना शुरू कर दिया था। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने विचाराभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उसकी भाषा उच्चरित भाषा का प्रयोग उसने किया है, यानी ध्वनि। उसके अतिरिक्त उच्चरित भाषा और कला के मध्य अटूट संबंध को इनकार नहीं किया जा सकता, कारण दोनों ही संप्रेषण के सशक्त माध्यम है। संप्रेषण यानी अभिव्यक्ति, यानी भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को बता सकता है, और कला के माध्यम से भी व्यक्ति के विचार है उसके अंदर आते हैं। मानव ने अपने अंतिम चरण में अर्थात 10,000 से 4,500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। यानी जैसे जैसे मानव डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था, उसने आज से 10,000 वर्ष से आज से 4,500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना यानी उसने फसल बोने का कार्य शुरू किया है, और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। उसने एक स्थान पर रहकर खेती करना भी प्रारंभ किया। निस्संदेह मानव की कृषि पर निर्भरता से उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और वर्तमान युग में भी शिकारी संग्राहक समाज दुनिया के कई भागों में आज भी विद्यमान है। अफ्रीका के अंदर कालाहारी में रहने वाला कुंगसेन इस समाज का जीवित प्रमाण है। ये दोनों ही अलग अलग है। कालाहारी में कुंगसान और एक दूसरा आया है हाजा जनसमूह, ये दोनों ही अफ्रीका के अंदर ही है। तो ऐसे समाज है जो कि शिकारी संग्राहक के रूप में माने जाते हैं। और संचार और भाषा में क्या अंतर है देखिए। आरंभ में होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का हिलाना, गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक संचार का प्रयोग करते थे। यानी प्राचीन जो आदि मानव था वो इस प्रकार से, जब तक भाषा का उसे ज्ञान नहीं था, वो अपने मौखिक संचार का प्रयोग करते थे। मानव की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ, यानी किसी को बुलाना। आरंभ में मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया, धीरे धीरे ये ध्वनियाँ भाषा के रूप में विकसित हो गई। औजारों का निर्माण, प्रारंभिक मानव ने औजारों का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठनात्मक कौशल और स्मरण शक्ति का परिचय उसने दिया है। संगठनात्मक कौशल यानी सभी ने मिलजुल कर भी औजार बनाए हैं और एकत्रित होकर, और साथ में स्मरण शक्ति यानी उसने जो औजार बनाए हैं एक ही तरह के, और उसने सुंदरता या अधिक सुगढ़ता लाने का उसने प्रयास है वो किया है। हादजा जनसमूह 1 नंबर का प्रश्न है आपका। ये शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह था। शिकारी संग्राहक समाज क्या होता है देखिए। ये समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगल में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि शामिल था। हिमयुग का अंत लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन करना इत्यादि। ठीक है।